मालदेव का पुत्र जय सिंह सोनगरा। तो जय सिंह सोनगरा का इस किताब में नाम क्या दे रखा है? पेपर में आया हुआ है ये बनवीर, जैसा पैसा सब रह गए, बनवीर उतर आ गया। अब आता है सिसोदिया वंश। देखो यहाँ पर 1326 में अमीर ने क्या बनाया था? सिसोदिया वंश। और राजकुमारी कौन थी? हंसाबाई। हंसाबाई से विवाह किसका हुआ था? लाखा का। क्षेत्र सिंह के बाद राजा कौन बना था? लाखा। हंसाबाई जो है उसकी एक शर्त रखी थी, है ना? लाखा की मृत्यु के बाद 12 वर्ष का कौन था? मोकल। मोकल कितने साल का था? 12 साल का। कुछ जगहों पे हमने 11 साल लिख दिया, लेकिन उत्तर क्या है? 12। मोकल अल्पायु का था, इसलिए इसके लिए वो संरक्षक बैठे थे, है ना? मालवा के सुल्तान ने दक्षिण पूर्व गागरोड दुर्ग को क्या कर लिया था? छीन लिया था। नागौर के मुस्लिम शासक ने उत्तर पश्चिम भाग पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। गुजरात के सुल्तान ने मेवाड़ से डूंगरपुर, केलवाड़ा, देलवाड़ा पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। मेवाड़ पर मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे। बूंदी के आडाओं ने मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया था, ये भी नहीं चुके, है ना? सिरोही के शासक ने गोंडवाड़ क्षेत्र पर अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी और जिलवाड़ा नामक स्थान पर, ये सारी घटनाएं मुगल के समय हो रही है। जिलवाड़ा नामक स्थान पर सेना सहित पड़ाव में गए थे। 2 चाचा थे, चाचा और मेरा, दोनों चाचा थे। इसका चाचा ये था और उसका चाचा ये था, इसलिए उनका नाम था चाचा और मेरा। ये बोलता था मेरा चाचा, वो बोलता था मेरा चाचा, इसलिए 2 चाचा थे। कितने चाचा थे? तो 2 चाचाओं ने हत्या कर दी। कुंभा भी इस पड़ाव में था। शुभ चिंतक सरदारों ने उसे सुरक्षित निकाल दिया और मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया। महाराणा मोकल और उसकी परमार वंशीय रानी सौभाग्य देवी का तेजस्वी पुत्र कौन था? कुंभा था। सौभाग्य देवी का पुत्र कौन था? कुंभा था। ठीक है, अब आता है यहां से कुंभा 1433 से 1468। कुंभा की जानकारी के स्रोत यहाँ पर लगभग 60 शिलालेख प्राप्त हो चुकी है। कितने? इतने शिलालेखों में कुंभा की क्या प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है। एकलिंग महात्म्य कौन सा ग्रंथ है? एकलिंग महात्म्य। इस एकलिंग मंदिर जी से प्राप्त होता है और यहाँ से जो है इससे कुंभा की रसिक प्रिया ग्रंथ, जो कुंभा की रचना है, किसकी रचना है? ये जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद पर लिखी गई एक टीका है। कौन सी? रसिक प्रिया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की बात करते हैं तो कुंभलगढ़ में नागदेव का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? नागदेव का मंदिर है। 5 शिलाओं पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी हुई है। कितनी शिलाओं पर? जिसमें कुंभा की उपलब्धियों का प्रकाश डाला गया है। कीर्ति प्रशस्ति की बात आती है 1460 ईस्वी में कीर्ति प्रशस्ति लिखी गई है। वहां पर कुंभा के जो व्यक्तिगत गुणों का अच्छा प्रकाश डाला गया है, यानी कुंभा की जानकारी इन सब में मिल रही है ना? उसके बाद आते कुंभा की प्रारंभिक कठिनाइयां। जैसा कि अभी अपन ने देखा कि मोकल के समय अव्यवस्था हो गई थी, गागरोड पर अधिकार हो गया था, नागौर पर अधिकार हो गया था, गोंडवाड़ क्षेत्र में अव्यवस्था फैल गई थी, दक्षिण में बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि पर गुजरात के शासक ने आक्रमण कर दिया था। तो इन सब अव्यवस्थाओं के कारण जो है कुंभा के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी और आंतरिक और बाहरी दोनों चुनौतियां उसके सामने थी। चाचा मेरा की समस्या तो थी सही, उधर मोकल का वध हो ही गया था, वो राजा बनना चाहता था। मेवाड़ के सामंत भी गुटों में बट गए थे। एक गुट चाचा मेरा का था और सहयोगी महपा पवार उसका समर्थक था, और दूसरा गुट जो है वो कुंभा गुट था। कौन सा गुट था? तो एक तो चाचा गुट हो गया था, एक कुंभा गुट हो गया था। चाचा गुट का सपोर्ट महपा कर रहा था, कुंभा गुट अलग था। दूसरी समस्या थी अर्थव्यवस्था का लाभ उठाकर स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाह रहे थे, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो उसके आसपास के लोग जो है उस पर कब्जा जमाते हैं। आपने देखा होगा जब किसी के संतान नहीं होती है, उसकी जमीन होती है तो 50 बुआजें आ जाती है, समझे? 50 जाने कौन कौन आ जाते हैं। कब आई हो तो माँ को भाई हो यार, माँ कर लेगा, रोटिया वोटिया खुआ देगा, ऐसे। तो ऐसे लोगों के लिए जो है
मतलब उनका शोषण करने का ही जुगाड़ है और कुछ भी नहीं है ना। ऐसे व्यक्ति को किसी सामाजिक संस्था से जुड़ जाना चाहिए, अनाथ आश्रम से जुड़ना चाहिए, और वहां पर जो है अनाथ बच्चे होते हैं उनके साथ वो भी अपना अच्छा सा जीवन यापन कर सकता है। बहुत अच्छा है, खुद भी खुशियां ले सकता है और दूसरों को भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है, लोग बाग बहुत अड़ जाते हैं। यहाँ पर देखो तीसरी समस्या ये थी, मालवा गुजरात नागौर के मुस्लिम शासक थे। मालवा गुजरात और नागौर के मुस्लिम शासक थे। मोगल के समय मेवाड़ राज्य में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे। मेवाड़ पर आक्रमणकारी जो आक्रमण करने के प्रयाग में थे वो, इतना ही नहीं, सिरोही और आबू के राजपूत सरदारों ने सुल्तान का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था। कुंभा इन समस्याओं के निराकरण हेतु अनेक कदम उठाए। सबसे पहले चाचा मेरा का कार्यक्रम बनाया। किसने? कुंभा ने। तो सबसे पहले चाचा मेरा जो है उसके सामंत थे, उनका जो दमन किया, जो पिता के हत्यारे थे। और चाचा मेरा क्षेत्र सिंह की उपपत्नी के यानी कि अनोरस पत्नी के जो है पुत्र थे ये। और यहाँ पर जो है मेवाड़ की सत्ता चाहते थे। दक्षिणी क्षेत्र में भीलों की सेना को संगठित करके कुंभा युद्ध की तैयारी करते रहे। कोटरा की पहाड़ी में छिपे हुए थे। कौन? भील। वहां पर महाराणा ने पता लगाकर, यहाँ पर भील की बात आ रही है क्या? मेवाड़ के दक्षिणी क्षेत्र में भीलों की सेना को संगठित करके मेवाड़ से युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे। हाँ सही बात है, ये चाचा मेरा। और चाचा मेरा कौन सी पहाड़ी में छिपे थे? कोटड़ा की पहाड़ी में, जहां से सतलज नदी निकलती है। कौन सी सतलज नहीं रहे, सॉरी, वो अरे वो साबरमती नदी निकलती है। कौन सी नदी? कौन सी पहाड़ी से निकलती है? कोटड़ा की पहाड़ी से। उसके बाद आते राघव देव के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जिसके साथ चाचा मेरा और उसके समर्थक मारे गए। यानी राघव देव ने इनको सल्टा दिया। कि राघव देव किसका भाई था? चूड़ा का भाई था। किसका भाई था? चूड़ा का भाई था। विद्रोही सामंतों की शक्ति का दमन कर कुंभा स्वयं की स्थिति को मजबूत किया और भीलों को अपनी ओर मिला लिया। अब भील किसकी ओर आ गए? कुंभा की ओर आ गए, है ना। सामंतों पर नियंत्रण। कुंभा के पितामह पिता के पिता के पिता, पितामह तो लाखा सिंह, यानी लाखा वृद्धावस्था में मारवाड़ की राजकुमारी बहन हंसाबाई, किसकी बहन थी? रणमल की। हंसाबाई से विवाह किया था। रणमल ने इस विवाह को सशर्त किया था। कैसे किया था? सशर्त की मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। लाखा ज्येष्ठ पुत्र चूड़ा जो था वो पितृभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करता है और स्वयं को राज्याधिकार त्याग देता है। जब लाखा की मृत्यु हो जाती है, लाखा की मृत्यु हो जाती है तो मोकल जो शासक बनता है कितने वर्ष की उम्र में? और चूड़ा ने पूर्ण निष्ठा के साथ साम्राज्य संचालन में सहयोग दिया। लेकिन चूड़ा के प्रभाव को देखकर हंसाबाई अनायास संशयित हो गई और अपने पुत्र मोकल को सहायता के लिए यहाँ से जो है मारवाड़ से अपने भाई रणमल को मेवाड़ बुला लिया। रणमल ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उद्देश्य से मारवाड़ी सामंतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। इससे मेवाड़ के सामंतों की भावना गर करने लगी और अप्रत्यक्ष रूप से मारवाड़ शासन स्थापित होता जा रहा था। चूड़ा रणमल की नीतियों से परेशान होकर मांडू चला गया। कौन? चूड़ा चला गया मांडू। और मांडू चूड़ा के भाई राघव देव का रणमल ने षड्यंत्र पूर्वक वध करवा दिया। किसका? राघव देव का रणमल ने वध करवा दिया। सरदारों ने रणमल के विरुद्ध असंतोष बढ़ता गया। अब रणमल के खिलाफ जाएंगे सब लोग। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में मांडू में चूड़ा भी मेवाड़ आ गया और सरदारों के षड्यंत्र रणमल की हत्या करवा दी चूड़ा ने। फिर वो बारमली के सहयोग से किसकी हत्या करवाएगा? रणमल की हत्या करवा दी। इस कृत्य में कुंभा की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी, पर अप्रत्यक्ष थी, है ना। लेकिन मारवाड़ राठौड़ों का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा था वह समाप्त हो गया। रणमल की हत्या के साथ ही राठौड़ों का प्रभाव समाप्त हो गया। लगभग यहाँ पर बात होगी ये 1438 की। ये लो, प्रभाव समाप्त हो गया। 5 वर्ष की अवधि में चाचा मेरा रणमल के कारण पैदा होने वाली समस्याओं का हल कर महाराणा ने घरेलू समस्याओं का तो अंत कर दिया। यानी कि जो घरेलू समस्या थी वो यही थी, इनको तो निपटा दिया किसने? महाराणा कुंभा ने। अब आप बात करते हैं राजनीतिक उपलब्धियां, पॉलिटिकल जो उसकी अचीवर्स थे वो क्या थे? तो राजनीतिक विजय। कुंभा के शासन काल में स्थानीय और पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की और अपनी शक्ति को बढ़ाया। राजस्थान में नेतृत्व स्थापित किया और विजयों से साम्राज्यवादी आक्रमणों से प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की व्यवस्था बनाई।
तो पश्चिमी प्रदेशों पर विजय, जिसमें आबू और सिरोही का अधिकार पहले आता है। कुंभा के पिता मुगल की हत्या के समय आबू के देवड़ा जो चौहान थे, सहसमल देवड़ा, उन्होंने सीमा मेवाड़ में कुछ गांव पर अधिकार कर लिया था। कुंभा ने उन गांवों को पुनः प्राप्त कर लिया। आबू सिरोही की भौगोलिक स्थिति मेवाड़ की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। गुजरात की तरफ से आक्रमण का मार्ग भी इधर से ही था। कुंभा के लिए आक्रमणकारी जो है मार्ग पर कब्जा करना आवश्यक था। तो कुंभा भविष्य में नागौर मारवाड़ क्षेत्र को भी अपने अधिकार में लेना चाहता था। इसी राज्य क्षेत्र पर आधिपत्य होना आवश्यक था। यानी कुल मिलाकर कुंभा का फोकस कहां था? नागौर और मारवाड़ पर। इन बातों को ध्यान में रखकर महाराणा ने डोडिया सरदार नरसिंह के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना भेज दी, जिसने आबू और उसके सिरोही भागों पर अपने अधिकार में कर लिया। तो वो सेना लेकर कौन गया था? डोडिया का नरसिंह गया था। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पेपर में आने के लायक ये है जलवा। फिर आता है मेवाड़ मारवाड़ मैत्री। हंसाबाई के द्वारा करवाई गई थी, आपको सभी पता है। रणमल की हत्या हो गई थी और उसके बाद कुंभा का विचार था कि मारवाड़ में जोधा का अधिकार सुरक्षित रहे तो संगठित होकर मेवाड़ पर आक्रमण कर सकता है, अतः संगठित नहीं होने देना चाहिए। इसलिए कुंभा ने चूड़ा को जोधा के राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा और चूड़ा ने जोधा की राजधानी मंडोर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। मंडोर पर क्या कर लिया भाई? अधिकार कर लिया। जोधा वहां से भागकर काउनी गांव में गया। कौन से गांव में गया? एक एक शब्द है ना, सोने से भी भारी है ये, है ना। ऐसे आते हैं पेपर में चिपक चिपक के, ये कोई कोचिंग फोचिंग कुछ नहीं करती है, इसमें से आता है। तो यहाँ पर देखो, तो ये कौन से गांव में गया? काउनी गांव में गया। जोधा ने मारवाड़ से दूर रहकर मंडोर लेने का प्रयास किया। कहां रहकर? मारवाड़ से। वो काउनी गांव में गया। ये काउनी गांव, कौन से गांव में गया? काउनी गांव में गया। और उसे हर बार कुंभा गुजरात मालवा के अभियान में लगा हुआ था। मेवाड़ मारवाड़ के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था। कौन? कुंभा, क्योंकि वो गुजरात अभियान पे चला गया था। हंसाबाई जो दादी थी, वो चाहती थी कि मंडोर पर अधिक समय तक अधिकार न रखा जाए। इन कारणों से मेवाड़ मारवाड़ की संधि हुई। उस संधि का नाम क्या था? उस संधि का नाम था आवल बावल की संधि। इसमें जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया गया। किससे किया गया? रायमल से किया गया। ये तो हो गया अपना कौन सा? ये हो गया पश्चिमी प्रदेशों पर विजय। दो जगह विजय हुई, आबू और मारवाड़। ठीक है। अब इसके बाद आता है अपने यहाँ पर पूर्वी प्रदेशों पर विजय। पूर्वी प्रदेशों में मेवाड़ के पश्चिमी क्षेत्र में अपना प्रभाव करने के बाद पूर्वी भाग की ओर फोकस किया और इसमें बूंदी आएगा। कौन आएगा? बूंदी। तो बूंदी जो है घरेलू संकट चल रहा था यहाँ पर, तो कुंभा ने सेना भेजकर इधर बूंदी, गागरोन, बामबादा, उसके अलावा मांडलगढ़ इन पर स्थापित किया, जो चला गया था इनके हाथ से। और बूंदी के शासक युद्ध में पराजित हुए। बूंदी के शासक ने राज्य में रहने दिया और उनको राज्य का दर्जा भी प्रदान किया। किसके समय राज्य का दर्जा प्रदान हुआ? बूंदी को कुंभा के समय। अब आता है मेवाड़ की सीमाओं पर पश्चिम में जोधा का राज्य, पूर्व में बूंदी का राज्य रिक्त था, जिसे मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना महाराणा की कूटनीतिक परिचय दिया। यानी कि कुंभा कूटनीति में जो छापामार युद्ध नीति थी उसमें भी प्रवीण था। आगे आता है कुंभा का मालवा से क्या रिलेशन था? दिल्ली के तुगलक वंश था। दिल्ली में कौन सा वंश था? तुगलक वंश था। कई प्रांतीय जो व्यक्ति थे यहाँ पर, तो मालवा, गुजरात और नागौर राज्यों की स्थापना हो गई थी और तीनों ही मुस्लिम मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित थे। मालवा भी मुस्लिम था, गुजरात भी मुस्लिम था और नागौर भी मुस्लिम था और मेवाड़ से खतरे का अनुभव हो रहा था इनको। तो मालवा एवं मेवाड़ दोनों राज्य एक दूसरे के पड़ोसी थे और दोनों शासक महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा अपने अपने राज्यों का सीमाओं का विस्तार चाहते थे, इसलिए दोनों में संघर्ष हो रहा था। तो कुंभा जो है इसने मालवा की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया और 1435 में मालवा के सुल्तान होशंग शाह की मृत्यु हो जाती है और महमूद खिलजी नामक फर्स्ट नामक एक शासक बढ़ता है और यहाँ पर सुल्तान का पद हथिया लेता है और मृतक सुल्तान का पुत्र उमर खां कुंभा के पास मेवाड़ आता है सहायता के लिए। कौन आता है? उमर खां।
तो कुंभा ने उसका स्वागत सत्कार किया और मालवा के सिंहासन प्राप्त करने के लिए मेवाड़ की सैनिक सहायता की और उमर खां या उगर खां जो है सारंगपुर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। अब ध्यान देना यहाँ पे, आज तक तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा इस लाइन को, कोई पढ़ाएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अपन ये पढ़ते हैं कि कुंभा का बाप मार दिया था और वो भाग कर वहां शरण ले ली थी, किसने? महपा पवार ने। इसलिए कुंभा ने सारंगपुर पर आक्रमण किया था। लेकिन यहाँ तो पिक्चर ही कुछ और है। यहाँ पर उमर खां आता है और उमर खां कुंभा से सहायता मांगता है। कुंभा का एक तीर से दो शिकार होता है, एक तो उमर खां की सहायता होती है और दूसरा पिताजी का बदला भी होता है। तो यहाँ पर सारंगपुर का युद्ध होता है। यहाँ पर जो है महमूद खिलजी जो है ये शत्रुता पूर्णता, मतलब एक तरह से हो गए शत्रु। तो तीसरा कारण भी आता है यहाँ पर, कुंभा के विद्रोह मालवा के सुल्तान यहाँ जाकर शरण ली थी, वो भी कारण है ना। तो इस तरह से हो गया, ये उन्हें सब कर दिया। तो दोनों कारणों से शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 में। कब होता है भाई? और यहाँ पर महमूद की सेना परास्त हो जाती है और उसे पकड़कर बंदी बना लिया जाता है। महाराणा कुंभा जो है बंदी बना लेता है मालवा को और कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार बंदी बनाकर सुल्तान को चित्तौड़ लाया जाता है। महाराणा कुंभा कीर्ति स्तंभ 6 महीने तक सुल्तान को बंदी बनाए रखा जाता है। कितने महीने तक? 6 महीने तक। बाद में उसे वो स्वतंत्र भी कर देता है, वापस मालवा भी भेजता है। जेम्स टोड ओजा आदि इतिहासकारों ने सुल्तान को कुंभा द्वारा मुक्त करने की नीति की आलोचना की है और भारतीय नरेशों ने इस प्रकार की भूलें की है जिसका परिणाम ठीक नहीं निकला है। लेकिन गोपीनाथ शर्मा का मत है कि कुंभा का यह कदम ठीक था, क्योंकि मालवा जैसे दूरस्थ को अधिक समय तक अपने अधिकार बनाए रखना कठिन कार्य था। यदि मालवा पर आक्रमण हो जाता तो कुंभा उसे मालवा का अपना अधिकार कैसे सुरक्षित रख पाता, तो पैतृक राज्य भी असुरक्षित हो जाता। इसलिए महमूद को 6 माह बंदी बनाकर छोड़ दिया। तो गोपीनाथ शर्मा तो इसकी क्या कहते हैं, अच्छी पॉलिसी थी, और जेम्स टोड कहते हैं कि ये पॉलिसी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद आता है राजपूतों द्वारा कड़ा प्रतिरोध। महमूद खिलजी फर्स्ट जो था पराजय का बदला लेने के लिए 6 वर्ष पश्चात 1442 में एक बड़ी सेना लेकर के आ जाता है। दीप सिंह, उसने दीप सिंह को मोर्चे ध्वस्त करते हुए, दीप सिंह है ना, दीप सिंह के मोर्चे को ध्वस्त करते हुए कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया, क्योंकि कुंभलगढ़ पे दीप सिंह कार्य करता था उस समय कुंभा की ओर से। कौन करता था? दीप सिंह। तत्पश्चात चित्तौड़ की ओर बढ़ा और जहां मेवाड़ के सैनिकों ने खूब चकाया, सुल्तान बिना कुछ प्राप्त किए वापस लौटने को विवश हो गया। 3 वर्ष बाद 1446 ईस्वी में पुनः कुंभा से मांडलगढ़ चीनी हेतु सेना लेकर आता है और बनास नदी पार करने पर सुल्तान की सेना से युद्ध होता है। इसे बनास नदी का युद्ध कहते हैं और सुल्तान को भारी हानि उठानी पड़ती है। अजमेर की ओर बढ़ जाता है, लौटते हुए पुनः चित्तौड़ पर अधिकार करने का प्रयास करता है, जिसमें भी वह असफल रहता है। यानी जिसे छोड़ा था वो फिर आक्रमण करने आया, है ना। तो पहले 42 में आया, फिर 46 में आया, फिर 56 में पुनः सुल्तान फिर आ जाता है, मांडलगढ़ पर अधिकार करने का प्रयास करता है, कोई सफलता नहीं मिलती है। इस प्रकार महमूद की मेवाड़ आक्रमण की भारी पराजय होती है और राजपूत सेना कड़े मुकाबला करते हैं। यहाँ पर कुंभलगढ़, चित्तौड़ और मांडलगढ़ लेने के प्रत्येक बार असफल रहा और मेवाड़ की 1 इंच भूमि भी नहीं ले पाया। कुंभा के श्रेष्ठ सैन्य संगठन का परिणाम था। तो यहाँ पर 1457 में फिर एक युद्ध होता है, बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बदनौर का युद्ध, जिसको जीतने के बाद कुंभा जो है कुशाला माता का क्या बनवाता है? मंदिर बनवाता है। 1437 में कुंभा द्वारा पराजित अपमानित मालवा का सुंदर 4256 अपनी पराजय का बदला देने के लिए आता है, लेकिन वो सभी बार क्या रहता है? असफल रहता है। तो इतना सारा रामलीला यहाँ का है। अब आप देख सकते हो अगला, कुंभा का गुजरात से क्या रिलेशन था, बस इसको कंप्लीट करके फिर कल लिखाएंगे। 1437 में सारंगपुर जो है आजकल पड़ रहा है ये एमपी में। अगला है यहाँ पर जो है दिल्ली की केंद्रीय शक्ति थी और यहाँ पर गुजरात के सुल्तान थे अहमद शाह। कौन थे? 1433 में मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं और मोकल सेना सहित गुजरात की ओर जाते हैं। जिलवाड़ा मार्ग पर, क्योंकि उस समय मोकल इसको दबाने जा रहे थे अहमद शाह की सेना को, जिलवाड़ा स्थान पर उनकी हत्या हो जाती है और गुजरात मेवाड़ पर आक्रमण की नीति का पालन करता आ रहा था। कौन? अहमद शाह। 1442 में अहमद शाह की मृत्यु हो जाती है, ये भी चल गया।
उसके बाद अहमद शाह गया, मोहम्मद शाह आया, आ गया मुंह आया, अहमद शाह गया और कौन आया, मोहम्मद शाह आया। 1451 में उसकी भी मृत्यु हो गई, ज्यादा नहीं चल पा रहे हैं, इनकी बैटरियां बहुत डाउन है ना। उसके बाद 51 से 59 तक कुतुबुद्दीन गुजरात का सुल्तान बनता है। कौन बनता है ना। पहले ए आया, फिर मुंह आया, फिर कु आया, है ना। तो ये कुतुबुद्दीन आ जाता है। उसके बाद महमूद बेंगड़ा, जहरीला बेंगड़ा, महमूद बेंगड़ा को क्या बोलते हैं, जहरीला बेंगड़ा। ऐसा कहा जाता है कि किसी की बात पर ले जाता था वो मर ही जाता था, इतना खतरनाक था, है ना। महमूद जहर चढ़ता था इसमें, तो ये जहरीला बेंगड़ा था। तो यहाँ पर कुंभा गुजरात के कई सुल्तानों से संघर्ष करना पड़ा। तो उनमें कौन कौन है, एक तो अहमद शाह है, एक कौन है, मोहम्मद शाह है, एक कौन है, कुतुबुद्दीन है, एक कौन है, महमूद बेंगड़ा है। प्रश्न बन गया, कुंभा ने किससे संघर्ष नहीं किया था, ऐसे आ जाएगा। महमूद खिलजी सेकंड आ जाएगा, गुजरात का नहीं था, वो मालवा का था, ठीक है। फर्स्ट भी गुजरात का नहीं था, मालवा का था, ठीक है। नागौर की स्थिति पे बात करते हैं। राजस्थान के पश्चिम में नागौर में कौन था, फिरोज खां का अधिकार था। 1451 से 62 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर फिरोज खां के भाई मुजाहिद खां थे। कौन थे, उसके बाद मुजाहिद खान ने फिरोज के पुत्र शम्स खां को पराजित कर नागौर से भगा दिया था। इसलिए शम्स खां महाराणा के पास आ जाता है। कहा आ जाता है, महाराणा के पास आ जाता है। और सैनिक सहायता कुंभा को जो है नागौर जो है यहाँ पर कुंभा जो है सहायता देता है। शम्स खां मेवाड़ की सहायता इस शर्त पर देना स्वीकार कर लिया कि नागौर दुर्ग की किलेबंदी नहीं करेगा, है ना। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये शर्त रखी गई। कुंभा ने मेवाड़ की सेना के साथ शम्स खां को लेकर नागौर की ओर बढ़ा और मुजाहिद खां को यह सूचना मिली। अपने प्राणों की रक्षा के लिए मालवा के सुल्तान की शरण में भाग गया। कौन, मुजाहिद खां। महमूद खिलजी फर्स्ट, कौन था उस समय, महमूद खिलजी फर्स्ट। शम्स खां कुंभा ने नागौर का शासक बना दिया। किसको, शम्स खां को, शम्स खां को शासक बना दिया और अपनी सेना सहित वापस लौटे हैं। कुंभा लौटने के पश्चात शम्स खां ने कुंभा के प्रारंभ में संधि स्वीकार की थी, वह नागौर की किलेबंदी नहीं करेगा, उसने उल्लंघन किया। परिणाम स्वरूप कुंभा ने सबक सिखाने का निश्चय लिया। अब आता है नागौर एवं गुजरात के विरुद्ध जो संगठन होता है। तो संधि का पालन नहीं करने के कारण कुंभा ने नागौर की ओर प्रस्थान किया और सैनिक प्रयाण की सूचना प्राप्त हुई। शम्स खां गुजरात के कुतुबुद्दीन से सहायता प्राप्त करने के लिए अहमदाबाद पहुंच गया। अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान कुतुबुद्दीन से कर दिया। जब भी सहायता लेते थे ना तो छोरी पढ़ना देते थे, है ना। यही तो है, आजकल भी आप देखते हो लड़की के लिए परिवार ढूंढने जाते हैं तो उसकी पोजीशन क्यों देखते हैं, क्यों देखते हैं पोजीशन, इसीलिए देखते हैं को उनका परिवार, लड़की वालों को परिवार दांस रहेगा तो अपने भी पावर रहेगा, है ना। मंत्री जी के वहां है भाई माँ की चोरी, है ना, एमएलए साहब क्या है, ऐसे देते हैं ना बत्ती। तो ये ठीक है। अगला आ जाओ, कुतुबुद्दीन से कर दिया अनुकूल रहे। अब यहाँ पर शम्स का गुजरात की सेना नागौर की ओर प्रस्थान करने लगी तो नागौर एवं गुजरात दोनों की क्या हो गई, पराजय हो गई। कुंभा के शक्तिशाली आक्रमण से शम्स खां और गुजरात की सेना जो है प्राणों की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि से भाग छूटी और अब तो बहुत भारी पड़ गया मामला, है ना। तो कुंभा की प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होती है क्योंकि जब भी आप युद्ध जीतोगे तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अभी नौकरी भी युद्ध ही है ना। तो ऐसे है। फिर आता है गुजरात द्वारा आक्रमण। अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए कुत्ते मतलब कुतुबुद्दीन ने विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया और सिरोही के देवड़ा को भी अपनी तरफ मिला लिया। रुको, सिरोही के देवड़ा को भी मेवाड़ के कुंभा के की सहायता आबू प्राप्त करना चाहता था। हाँ, वो भी मिलेगा ऐसे ही, वो विरोध में है। तो संयुक्त रूप से आक्रमण होता है और युद्ध भूमि से भाग जाते हैं सारे। ये तो कुंभा के बारे तो भागते ही थे डायरेक्ट, है ना। कुंभलगढ़ के ऊपर ये हो ही गया यहाँ पर। फिर आता है मालवा गुजरात गठबंधन। अब भी गठबंधन बन ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1451 में ये मालवा गुजरात के लिए एक संधि होती है, कौन सी, चंपारण। इसमें कितना लिखा हुआ है, 51, लेकिन राइट क्या है 1456 पढ़ते हैं हम। यहाँ पर लिखा है ऑथेंटिक प्रमाण है, चल जाएगा। उसके बाद देखिए गुजरात की सेनाओं का संयुक्त आक्रमण फिर से होता है और 1459 में यहाँ पर जो है घटना एक सुल्तान पृथक सेनाओं से युद्ध करना पड़ा। इस प्रकार संघर्ष लंबा रहा। स्वतंत्रता की रक्षा करने में फिर भी कुंभा क्या रहा, सफल रहा। अब कुंभा की आती है सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो राजनीतिक उपलब्धियां बहुत सारी है कुंभा की
अब कौन सी उपलब्धि आती है? सांस्कृतिक उपलब्धियां। ठीक है, कुंभा पराक्रमी तो था ही सही, योद्धा तो था ही सही, और कुंभा जो है 15वीं शताब्दी के समय निरंतर युद्धों में रहा। उसने संगीत, कला, नाट्य, भाषा, दर्शन आदि क्षेत्रों में नव चेतना का संचार किया और उच्च कोटि का वो विद्वान भी था। कुंभा का शासनकाल भारतीय इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जाता है और यहाँ पर 4 भागों में उसको बांट सकते हैं: स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला और संगीत कला। स्थापत्य कला में कुंभा के जो है 5 रूप प्राप्त होते: राजप्रसाद, देवालय, दुर्ग और जलाशय और स्तंभ। राजप्रसाद में अगर हम बात करें, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दोनों जगह पर राजप्रसाद बनवाए कुंभा ने, यानी कि महल। क्या बनवाए? महल बनवाए जो काफी ऊंचाई पर और सुंदर झरोखे थे। देवालय मतलब मंदिर। क्या बनवाए भाई? मंदिर बनाए। और रणकपुर के जैन मंदिर, कुंभा श्यामी मंदिर, श्रृंगार चौरी का मंदिर, आबू के मंदिर, एकलिंग जी में मीरा मंदिर आदि इसके उदाहरण है जो कुंभा के समय बनाए गए। इस समय तक्षण कला काफी प्रचलित थी और जैन मंदिर में 5 जो मंदिर है वो सफेद संगमरमर से बने हुए हैं। यहाँ पर डॉक्टर भंडारकर ने कहा, कुंभाकालीन, कहा कि कुंभा के मंदिरों का निर्माण भी सुरक्षा और धार्मिक भावना सामंजस्य उपस्थित कर एक नई चेतना को जन्म दिया। यानी कि मंदिरों का निर्माण भी नई चेतना का जन्मदाता था, ऐसा बता रहा है कौन? भंडारकर। अब तक्षण कला एक विशेष कला होती है जो तीखी उस पर कलाकारी की जाती है, तो कूट करके देखा ना, डिजाइने बनाते हैं, बारीक डिजाइन है वो। हाँ, दुर्ग देखो तो यहाँ पर देखो 84 में से कितने दुर्ग बनवाए? 32 दुर्ग बनवाए। और यहाँ पर जो है कुंभलगढ़ का दुर्ग 1443 में प्रारंभ हुआ, 1459 में क्या हुआ? पूरा हुआ। इस पर जो है दुर्ग में ओरठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, राम पोल द्वार है और यहाँ पर 50,000 व्यक्ति की क्षमता है। कितने हजार व्यक्ति की? 50,000 व्यक्ति एक साथ रह सकते हैं। और मंदिर वगैरह बनाए गए, समतल कृषि भूमि छोड़ी गई है और दुर्ग के चारों ओर विशाल प्राचीर और बुर्ज है। 36 किलोमीटर का परकोटा है। सबसे ऊंचे भाग में कुंभा ने अपना महल बनवाया है, उसका नाम कटारगढ़ है, जिसको मेवाड़ की क्या बोलते हैं? आंख बोलते हैं। यहाँ पर सिरोही में बसंती का दुर्ग बनवाया। देखो, बसंती गुंडों के सामने कतई नहीं नाचेगी, है ना। तो सिरोही में कौन सा दुर्ग बनवाया? बसंती का दुर्ग बनवाया। बदनौर के निकट बेरहट का दुर्ग बनवाया और बीलों की शक्ति नियंत्रण स्थापित करने के लिए बनवाया। यहाँ पर आबू में अचलगढ़ का दुर्ग बनवाया। चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर दुर्ग का निर्माण करवाया। अभी आता है जलाशय। तो कुंभा के द्वारा विशाल स्थापत्य जो है उसमें अधिकारी तो थे ही सही, पशु संपदा भी थी। तो अब यहाँ पर जल संग्रहण के लिए तालाब वगैरह तो आए रहे। दुर्ग के सबसे, अब यहाँ देखो, दुर्ग के सबसे निचले भाग में जलाशय, जल संरक्षण तो तालाब, नालियों द्वारा संपूर्ण गढ़ क्षेत्र पर्वत शिखरों द्वारा संग्रहित हो जाता था। कुंभलगढ़ से 50,000 व्यक्तियों के लिए पानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए विशाल तालाब बनवाया गया था। यहाँ से प्रश्न पूछा था एक पेपर में, अभी ये लाइनें पूछी थी ऐसी कैसी, कौन से दुर्ग के लिए है। उसके बाद देखो, अद्भुत जल संग्रहण की व्यवस्था के लिए फेमस है कौन सा? कुंभलगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ का दुर्ग। स्तंभ की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, मौर्य काल में जो स्तंभ बने थे, जैसे गुप्त काल में गरुड़ स्तंभ बने थे, इसी प्रकार राजपूत काल में भी कुंभा ने स्तंभ बनवाए थे। जैसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कौन सी थी? रणकपुर प्रशस्ति है, इस तरह का है। जैसे ये यहाँ पर आ गया ना, विजय स्तंभ। कौन सा स्तंभ है? विजय स्तंभ है। और ये जो है 1439 में प्रारंभ होता है और 1459 में तैयार होता है। ये तो काफी लंबा चल गया रे, 1459 होना चाहिए था, थोड़ा सा इसमें चेंज लिख रखा है भाई। 30 फुट चौड़ा है, 122 फीट ऊंचा है, घुमावदार सीढ़ियां, हिंदू देवी देवताओं को आच्छादित है, हिंदू शैली है, विष्णु को समर्पित है। और सुल्तान महमूद खिलजी ने जो है ऐसा मालवा के सुल्तान खिलजी पर विजय पर बनवाया था और इसी विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। मूर्ति कला में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 4 वर्गों में, प्रथम हिंदू जैन देवताओं की, दूसरे वर्ग में जो है पौराणिक मूर्तियां है जिसमें यक्ष है, किन्नर है, गंधर्व है, ब्याल है। तीसरे वर्ग में जो है यहाँ पर दृश्य ये मंडलियां वगैरह है। और चौथे वर्ग में जो है धार्मिक आख्यान से संबंधित मूर्तियां बनवाई गई है। यहाँ पर बात आती है कुंभलगढ़ विष्णु के 24 रूपों की प्रतिमा है। कुंभलगढ़ में 24 जो विष्णु के अवतार होते हैं
उनकी प्रतिमाओं का मंदिर है, जो कहां पर है, कुंभलगढ़ में है। ठीक है, कुंभा श्याम मंदिर है ना, कौन सा मंदिर, कुंभा श्याम मंदिर। वराह अवतार की जो वहां पर मंदिर बना हुआ है, वराह मंदिर। विष्णु के साथ साथ यहाँ पर शक्ति की प्रतिमा भी बनाई गई। कीर्ति स्तंभ पर त्रिपुरा, लक्ष्मी, उमा, पार्वती, गौरी आदि देवियों की प्रतिमाएं। कभी पढ़ा है क्या जिंदगी में? ये देखो लिखा हुआ है इसमें, कीर्ति स्तंभ पर त्रिपुरा, लक्ष्मी, उमा, पार्वती, गौरी आदि देवियों का क्या है, प्रतिमाएं उपलब्ध है। तो यहाँ पर आभूषण और श्रृंगारित भी है। प्रतिमाएं कुंभकालीन कलाकारों के द्वारा निर्मित है, सौंदर्य कला की दृष्टि से उत्तम है। चित्रकला की बात कर लेते हैं। कुंभा के समय भित्ति चित्र दिखाई देते हैं, और यहाँ पर जो है कुंभा के काल में सुपासनाचर्यम, कौन सा, सुपासनाचर्यम नामक ग्रंथ का चित्रण किया जाता है। स्वर्ण चूर्ण का उपयोग किया गया, रंग के रूप में सोने के चूर्ण का क्या किया गया, उपयोग किया गया। संगीत कला की बात करते हैं, कुंभा ने संगीत राज, संगीत रत्नाकर, ऐसे रणकपुर मंदिर की प्रतिमाओं में मंडलियों का अंकन। अब देखो यहां से पूछ लेगा मंडलियों का अंकन कौन से मंदिर की प्रतिमाओं में, रणकपुर के मंदिर की। और यहाँ पर कुंभकालीन संगीत को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में मृदंग, झांझ, ये वाद्य यंत्र आते हैं। साहित्यिक क्षेत्र में देखो कुंभा द्वारा जो है गीत गोविंद पर टीका लिखी गई थी, है ना। स्वयं वेद, पुराण, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति, साहित्य में निपुणता कौन, कुंभा था। रसिक प्रिया आई गई। उसके बाद में यहाँ पर संगीत राज, संगीत मीमांसा इसके ग्रंथ है। कुंभा के दरबार में प्रसिद्ध शिल्पी कौन थे, मंडन थे। मंडन का ग्रंथ है देव मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, ये ग्रंथ है। मंडन के भाई का नाम नाता है, पुत्र का नाम गोविंद है, और दोनों भी कुंभा के दरबार में थे। नाता की पुस्तक वास्तु मंजरी है, कौन सी है, गोविंद की पुस्तक कलानिधि उद्धार धोरणी है, आदि ग्रंथ है। एकलिंग महात्म्य के रचयिता कौन है, कान्हा व्यास भी कुंभा के दरबारी कवि थे। कौन थे, कान्हा व्यास। तो जैन साहित्य की बात होती है तो सोम सुंदर, जय चंद्र सूरी, सोमदेव, सुंदर सूरी, माणिक्य आदि जैन विद्वान कुंभा के समय रहा करते थे। उपाधियां आ जाएगी, उपाधियों में कौन कौन सी देखो अभी अपन ने लिखी है, उनके अलावा भी तो देखो महाराजाधिराज, राय रायण, राणो रासो, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, ये उपाधियां हैं। छाप गुरु, नरपति, अशुपति, गणपति, है ना, ये सारी उपाधियां किसकी है, कुंभा की है। मूल्यांकन की बात करते हैं, पराक्रमी और तेजस्वी शासक था, और इसे विरासत में कुछ भी नहीं मिला, और इसने जो है बहुत संघर्षों से अपने राज्य का विस्तार किया। पवित्रता का, धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को